युर्गन हेबरमास। मैं आज तक उनको जर्गन ही बोलता था, जे साइलेंट है तो इसलिए युर्गन हेबरमास। क्रिटिकल थ्योरी का एक लेटर थिंकर और फ्रैंकफर्ट स्कूल का भी एक लेट कमिंग थिंकर, जो कि बेसिकली अपने स्कूल से अलग होकर के मॉडर्निटी के प्रोजेक्ट को बचाने का प्रयास करता है। बेसिकली क्रिटिकल थ्योरी जो सामने आती है या फ्रैंकफर्ट स्कूल सामने आता है, वो बेसिकली मार्क्सिज्म के फेलियर के बाद लेफ्ट लीनिंग इंटेलेक्चुअल्स फिर से मार्क्स के अंदर जो पॉजिटिव उसकी फिलॉसफी में एस्पेक्ट्स थे, उनको लेकर के कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का क्रिटिक बिल्ड करते हैं और डायलेक्ट ऑफ इनलाइटनमेंट में उसके गुरु हॉकहाइमर और डर्नो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भाई बेसिकली इनलाइटनमेंट से जो इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के साथ जोड़कर देखा गया, यंत्रवत नैतिकता के साथ जोड़कर देखा गया, यंत्रवत बौद्धि के साथ जोड़कर देखा गया। इंस्ट्रूमेंटल नेशनलिटी का अर्थ है कि ये मेरा लक्ष्य है, मुझे इसको प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि को एज अ यंत्र के रूप में प्रयोग करना है, ना कि ये सोचना है कि मेरा ये लक्ष्य जो है ये सही है भी कि नहीं है, या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन मैं अपना रहा हूँ क्या वे नैतिक भी हैं या नहीं है। ये प्रश्न नहीं होगा। बुद्धि केवल एक सेवक के रूप में आपके प्री गिवन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेगी, और इसी मेंटलिटी ने जन्म दिया मार्क्सवाद जैसी फिलॉसफी को, फासीवाद जैसी फिलॉसफी को, जो कि बुद्धि पे चलकर आदर्श दुनिया को इस धरती पे क्रिएट करने का दावा करते हैं। टोटलिटेरियनिज्म को, जो कि एक ऐसी फिलॉसफी को बिल्ड करने की वादा करते हैं जो कि इस धरती पे स्वर्ग उतार लेगा। कारण यह है कि उनका पूरा फोकस अपने राष्ट्र को महान बनाने में, या पूरा फोकस अपनी वो क्लास की थ्योरी को प्रैक्टिकल करने में उतर जाएगा, या रेशियल थ्योरी को लाने में उतर जाएगा। पर वो और उस लक्ष्य के रास्ते में वो किसी भी तरह की बाधा को स्वीकार नहीं कर सकते, ना ही उस लक्ष्य पे ये डिबेट क्या ये लक्ष्य सही भी है या नहीं है, इसके लिए कोई जगह वहाँ नहीं। इसी से सारी समस्या खड़ी हुई। पर हेबरमास क्या करता है कि वो पोस्ट मॉडर्निज्म के रिलेटिविज्म में जाने के बजाय वो कोशिश करता है प्रोजेक्ट ऑफ इनलाइटनमेंट को फिर से ठीक करने की, उसमें करेक्शन करने की, उसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी की तुलना में अपना कम्युनिकेटिव एक कम्युनिकेटिव डायलॉग प्रोसेस को जीवित करने का, एक ऐसी रैशनैलिटी जो कि डायलॉग ओरिएंटेड है, डिस्कशन और ओरिएंटेड है, जिसमें वो मिमेसिस की बात करता है कि आप दूसरे से बात करना चाहते हो तो उसके शूज़ में जा कर के उसकी प्रॉब्लम को समझो, फिर उससे डायलॉग करो, तब आप एक बेटर डिस्कोर्स में पहुंच सकते हो, एक बेटर निष्कर्ष में पहुंच सकते हो। तो बेसिकली हमारा हेबरमास ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम अपनी तार्किकता को लैंग्वेज में ग्राउंड करें, ना कि किसी तरह की मेटाफिजिक्स में जो हीगल ने दी, या किसी तरह की मिथ्स में जो कि रैशनैलिटी से परे होती है, बल्कि रैशनैलिटी को बिल्ड करने का बेस होती है, उससे बाहर करके अगर हम अपनी रैशनैलिटी को लैंग्वेज में सर्च करने की कोशिश करें, तो लैंग्वेज में हम लैंग्वेज के जो सेंटेंस होते हैं उनकी लॉजिक से और कंपैरिजन आपस के टकराव से हम दोनों तरफ से बिना किसी दबाव से एक ऐसा डायलॉग पैदा किया जा सकता है जिससे कि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझ सकते हैं। मतलब जो ह्यूमन रैशनैलिटी है उसको हमें ग्राउंड करना पड़ेगा, ना कि मेटाफिजिक्स में, ना किसी तरह की नेशनल मिथ में, किसी और तरह की मतलब प्री इनर्शियल फ्रेम्स में जो बेंजामिन बारमन बोलता है ना, पहले से गिवन कॉन्सेप्ट्स में, बल्कि या जिसको हम साइंस की भाषा में बोले तो जो एप्रियोरी फैक्ट्स होते हैं उसमें कॉन्सेप्शंस में ना, उसको लैंग्वेज के डिस्कोर्स में ग्राउंड करना पड़े, क्योंकि लैंग्वेज में हमें कंट्रडिक्शन दिख जाती है। ऐसा हेबरमास का मानना है, लैंग्वेज रैशनैलिटी को दिखाती है, और वो भी कम्युनिकेटिव, अगर डायलॉग उसमें हो। इसके माध्यम से हम रैशनैलिटी और मॉडर्निटी का जो प्रोजेक्ट फेल हो गया एनलाइटनमेंट का, उसको बचा सकते हैं। वो ऑलरेडी गॉन केस नहीं है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है।
ऐसा हेबरमास मानते हैं। इसीलिए वो यहाँ पर अपने गुरु से अडोर्नो हॉकहाइमर से अलग हो जाता है बंदा, और इसीलिए वो, और इस डिस्कोर्स के बाद वो कम्युनिकेटिव एक्शन की थ्योरी देता है कि भाई अगर इस तरह से हम डायलॉग कर सके और उसके निष्कर्ष से जो हम अब फिर जो एक्शन लेंगे तो वो कम्युनिकेटिव एक्शन होगा। एक दूसरे से बात करने के बाद, हम एक दूसरे के पक्ष को समझने के बाद हम कोई एक्शन लेंगे, तो दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी जो कि वन साइडेड होती है, ऐसा हेबरमास कहता है। इसके अतिरिक्त हेबरमास लेजिटिमेसी क्राइसिस की भी बात करता है। बेसिकली उनका कहना ये है कि लेजिटिमेसी क्राइसिस कैपिटलिस्ट सिस्टम में इसलिए आ रहा है क्योंकि जो कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है उसके सिमल्टेनियसली इकोनॉमिक सिस्टम भी चल रहा है और एक सोशो साइकोलॉजिकल सिस्टम भी चल रहा है। दो सिस्टम इसके साथ चल रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। मार्क्स का रेवोल्यूशन इसलिए फेल हो गया, उसका मानना था कि क्योंकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो गई। कल्याणकारी राज्य की स्थापना होने से होता यह है कि राज्य ने ब्रॉडली इकोनॉमी को संभालने की बागडोर अपने हाथ में ले ली और लेजर्स फेयर की पॉलिसी को त्याग दिया। तो आज अगर हम देखते हैं, जब कोई दिक्कत आती है इकोनॉमी में, तो राज्य उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहन भी करता है और जिन लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है उनके लिए वेलफेयर स्टेट के माध्यम से कार्य भी करता है और इससे राज्य अपनी लेजिटिमेसी को बचाता भी है, ऐसा हेबरमास कहते हैं। पर होता क्या है, जब कभी इकोनॉमी में कोई फंडामेंटल क्राइसिस आता है तो राज्य उसको निपटने की कोशिश करता है। अगर वो नहीं निपट पाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें पॉलिटिकल सिस्टम में लेजिटिमेसी के इरोड होने में दिखते हैं। लोगों के मन में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे उनका मोह भंग हो जाता है, उनकी पार्टिसिपेशन कम हो जाती है और इसका रियल कारण पॉलिटिकल सिस्टम की कमी नहीं होता है, हेबरमास बोलता है। इसका रियल कारण बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम की या सोशो साइकोलॉजिकल सिस्टम की कमी हो सकता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम, एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पॉलिटिकल सिस्टम के क्राइसिस जो आते हैं वो बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा जनित नहीं होते, उसमें इकोनॉमिक सिस्टम की जो समस्याएं हैं जो राज्य मैनेज करने की कोशिश करता है, रिसोर्सेज के बीच में एक तारतम्य, एक बैलेंस बनाने की कोशिश राज्य करता है, वहाँ से आता है। कई बार जो जो ये सोशल जो सिस्टम साथ में चल रहा है, जिसमें कि एजुकेशन, लोगों की ओरिएंटेशन, उनकी स्किलिंग, उनको इनेबल करना कि वो इकोनॉमिक सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सके, पॉलिटिकल सिस्टम को ओन कर सके, उसमें कोई लैग आ जाता है तो वो सब रिफ्लेक्ट होता है पॉलिटिकल सिस्टम की लेजिटिमेसी क्राइसिस में, ऐसा हेबरमास कहते हैं। थैंक यू।